जय हिंद। हम लोग झारखंड जीके के लिए ये उड़ान पब्लिकेशन बुक यानी कि झारखंड सार संग्रह का ये बुक को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 11 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड यानी कि 1857 की क्रांति से आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। बता देना चाहते हैं कि अगर झारखंड विभिन्न परीक्षाओं के लिए झारखंड जीके को पकड़ बढ़िया बनाने चाहते हैं तो इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ समझाया गया है। इसमें जितने भी इसमें क्रांति है, सारा कुछ इसमें कहानी बेस पर समझाया गया है। आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति जो है, झारखंड में 1857 के आंदोलन का प्रसार, ये 5 कारण था। तो ये 5 कारण में से था, पहला जो है वो अंग्रेज़ों के प्रति क्षेत्रीय शासकों में अविश्वास का भावना था। झारखंड की जनजातियों में अंग्रेज सरकार, जमींदार, साहूकार आदि का प्रति असंतोष, अंग्रेज अधिकारियों में जनजातीय समस्याओं की समझ का अभाव तथा प्रशासनिक सुधारों की कमी था। अंग्रेज सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों का निर्वासन स्थल के रूप में प्रयोग करना और बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 के विद्रोह से प्रेरणा, ये था ये 5 इसका कारण। तो आइए हम लोग इसको डिटेल से इसको अध्ययन करेंगे। तो झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 के रोहनी गांव यानी देवघर से हुई थी। यह गांव अजय नदी के किनारे अवस्थित है। 12 जून 1857 के रोहनी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेंसली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। आगे झारखंड में 1857 की विद्रोह की शुरुआत देवघर की रोहनी गांव में हुई थी। इसको भी पॉइंट को याद रखिएगा। आगे इमाम खान नामक व्यक्ति द्वारा पहचाने गए हमलावर पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई तथा रेजिमेंट की मुख्यालय रोहनी में भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। आगे इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार हजारीबाग व रामगढ़ यानी कि 30 जुलाई, रांची में जो हुआ था वो 2 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर तथा पालमू में 26 सितंबर में हो गया। अब है हजारीबाग में विद्रोह का प्रसार। 25 जुलाई 1857 के दानपुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए तथा 30 जुलाई 1857 को उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में अवस्थित था। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात मेजर सेस्पॉसन यानी कि उपयुक्त साहित्य विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों व दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजानों को लूट लिया। आगे रामगढ़ के राजा शुभम नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से इस विद्रोह को सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। आपको बता दें कि इसमें जितना भी क्वेश्चन अब तक विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है उसको स्टार मार्क कर दिया गया है, उसको आप ध्यान में रखते चलिएगा। विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया तथा सबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी रांची की ओर चल गए। रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिक के एक दल को रामगढ़ भेजा, परंतु रामगढ़ के जमींदार माधव सिंह एवं डोरंडा के सूबेदार नादिर खली खां व सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया
जिसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम अपनी जान बचाने हेतु भाग गया। ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टार मार्क कर दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे रांची में विद्रोह का प्रसार। 2 अगस्त 1857 को हजारीबाग के विद्रोह सैनिक रांची आ गए तथा जमदार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली व जयमंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ के सैनिक ने भी विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियाँ जला दी, गवर्नर चर्च के को तोप के गोले से उड़ा दिया तथा जेल से सैनिक को छुड़ा लिया। आगे विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डॉल्टन के सलाह पर अगस्त में पूरे छोटा नागपुर के मार्शल कानून लागू कर दिया गया। इसमें दिया हुआ है झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरित विश्वनाथ सहदेव थे। इस विद्रोह के दौरान इन्होंने मुक्तिवाहिनी सेना की स्थापना की थी। बाबू कुंवर सिंह ने झारखंड में 1857 के विद्रोह के मार्गदर्शन प्रदान किया था। आगे विद्रोहियों ने बड़गाड़ के नगवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव यानी विद्रोहियों के नेता थे, ये के नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारियों का सभी बंगलों व कचहरी को जला दिया तथा खजाना लूट लिया। साथ ही इन्होंने जेल से सभी कैदियों को छुड़ा लिया। इन्हें पांडेय गणपत राय जो विद्रोहियों के सेनापति थे, टिकेत उमराव सिंह, शेख भिखारी, रामरूप सिंह, जगन्नाथ सिंह तथा दुखद ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया। आगे हैं विद्रोह के दौरान विश्वनाथ सहदेव यानी झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक थे। ये विश्वनाथ सहदेव जो था वो झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक थे, ने मुक्तवाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय जो सेनापति थे वे शेख भिखारी से इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। आगे हैं मुक्तवाहिनी सेना का 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। आगे हैं चतरा में विद्रोह का प्रसार। रांची के बाद विद्रोही चतरा पहुंच गए, जहां 2 अक्टूबर 1857 में मेजर इंग्लिश, मेजर सिस्पॉसन, लेफ्टिनेंट अर्ल, सार्जेंट डायनन आदि के नेतृत्व वाले अंग्रेज सैनिकों व जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच जतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खां घायल हो गया तथा जमादार माधव सिंह भाग गया। अंग्रेज ने जमादार माधव सिंह पर 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1857 के सूबेदार नादिर अली खां या जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सेस्पेशन के सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को उन्हें चतरा के फांसीहारी तालाब यानी फांसीहारी तालाब, भूतहा तालाब जिसको बोला जाता है, इसको विभिन्न नाम है इस तालाब का, फांसी तालाब के निकट आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दिया गया। तो ये कब दिया गया था, इसको याद रखिएगा, 4 अक्टूबर को। आगे विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति पांडे गणपत राय भागकर लोहरदगा के जंगलों में छिप गए तथा वहीं से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। आगे रांची का कमिश्नर डॉल्टन और मांझी के 12 गांवों के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर रांची ले आया तथा 8 फरवरी 1858 को टैगोर हिल के पास उन्हें फांसी दे दी। इसको भी कब दिया था, इसको भी याद रखिएगा, 8 फरवरी 1858 को। इस फांसी स्थल टुंगरी फांसी या फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसको किसको दिया था, उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को। कहाँ पर दिया गया था ये, टुंगरी फांसी या टुंगरी फांसी के नाम
के स्थान पर, और 8 जनवरी 1858 में। आगे हैं, बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही नामक व्यक्ति को गद्दारी से कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलाकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय के गिरफ्तार कर लिया। आगे 16 अप्रैल 1858 के विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 के गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम का पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के आदेश अनुसार फांसी दी गई। इसमें जितना भी दिया है ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसको आप चाहे तो शॉर्ट में इसको अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से आपको क्वेश्चन बनने वाला है। बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होंगे CGL, झारखंड CGL जो होंगे तो ये यहीं से आपको डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे नोट डाउन करते जाइएगा। आगे है मानभूम में विद्रोह का प्रसार। 5 अगस्त 1857 को सैनिक ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया, जिससे घबराकर उपायुक्त GN ओक्स समेत कई अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। इसके बाद विद्रोहियों ने पूरे जिले पर कब्जा कर भारी लूटपाट मचाया व कैदियों को जेल से छुड़ाकर रांची की ओर जाने लगे। आगे मानभूम के संथाल भी इस विद्रोह में शामिल हो गए तथा आसपास के गांवों में लूटपाट करने लगे। पुरुलिया के असिस्टेंट कमिश्नर ओक्स के सितंबर में वापस लौटने पर इसकी जानकारी मिली। आगे ओक्स ने विद्रोहियों के नियंत्रण करने हेतु पंचेत का राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी, परंतु नीलमणि सिंह सरकार की मदद करने के बजाय संथालों को ही भड़काने लगा। आगे ओक्स ने कैप्टन माउंट गोमरी के नेतृत्व में सैनिक का एक दल संथालों का नियंत्रित करने हेतु भेजा तथा संथालों पर कार्रवाई का बाद अक्टूबर तक पुरुलिया में शांति स्थापित हो गई। आगे पुलिस कार्रवाई के बाद संथाल विद्रोह मानभूम से हजारीबाग की ओर चल गए। इस बीच नवंबर में राजा नीलमणि सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके अलीपुर जेल यानी कलकत्ता भेज दिया, जिसके बाद मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। आगे सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार। सिंहभूम में यह विद्रोह भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया गया, परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। आगे 3 सितंबर 1857 के चाईबासा के सैनिक ने भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूट लिया तथा कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। आगे सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज समर्थक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व सौंपकर कलकत्ता भाग गया। लूटपाट करने के बाद विद्रोह अंग्रेज रांची की ओर रवाना हो गए, परंतु संजय नदी के पास सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसवार नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोक दिया। आगे इस स्थिति में अंग्रेज विरोधी पोराहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की सहायता करने का निर्णय लिया तथा अपने दीवान जंगू की सहायता से विद्रोहियों का 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार करवाया। आगे अर्जुन सिंह के प्रति विद्रोहियों के मन में शंका थी, जिसके बाद अर्जुन सिंह द्वारा पौरी देवी की साक्षी मानकर विश्वासघात नहीं करने का कसम खाने पर विद्रोहियों ने अर्जुन सिंह को नेतृत्व सौंपने का स्वीकार कर लिया। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया था। आगे 13 सितंबर 1857 के RC वर्ज ने सिंहभूम के नए जिलाधीश के रूप में कार्यभार संभाला तथा 16 सितंबर 1857 के कैप्टन ओक्स की सेना ने चाईबासा शहर पर अधिकार कर लिया। आगे RCB वर्ज ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसे अस्वीकार करते हुए अर्जुन सिंह ने स्वयं को
सिंहभूम की राजा घोषित कर दिया। बर्ज द्वारा अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए उसके राज्य पर कब्जा करने तथा उसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डॉल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार करते हुए अपने समर्थक के साथ रांची आ गया, परंतु 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे विद्रोहियों को कमिश्नर डॉल्टन के आदेशानुसार गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इन गिरफ्तार सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाकर इनकी सजा तय की गई तथा 20 अक्टूबर 1857 के शहीद चौक के पास फांसी की सजा प्राप्त विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया। अर्जुन सिंह विद्रोहियों की फांसी से अत्यंत दुख हो गया तथा पोरहाट आकर फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। आगे 20 नवंबर 1857 का अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेल ने चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया तथा अर्जुन सिंह के दीवान जंगू को गिरफ्तार कर उसी दिन फांसी पर लटका दिया। आगे 21 नवंबर 1857 के RC वर्ज ने पोरहाट पर कब्जा करके राजा अर्जुन सिंह के महल को जला दिया, परंतु अर्जुन सिंह यहाँ से बचकर भाग गया। अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अभियान तेज कर दिया, उसने पहले मुंड मानकी को तथा दिसंबर 1857 तक लगभग सभी जनजातियों को अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया। इसके बाद विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया तथा आसपास के बाजारों को लूटने के अलावा अंग्रेज सैनिकों पर हमला करने लगे। विद्रोहियों के ऐसे ही एक हमले में कई अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद कर्नल फास्टर ने विद्रोहियों को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा। 17 जनवरी 1858 के चाईबासा पहुंचने पर चेसबती बटालियन ने चक्रधरपुर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया तथा कई विरोधियों को मार दिया। आगे अंग्रेजों के दमनपूर्वक किए गए कार्यवाही से विद्रोह कमजोर पड़ गया। लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह को शांत देख अर्जुन सिंह ने मयूरभंज को राजा यानी अर्जुन सिंह के ससुर की सलाह पर रांची का कमिश्नर डॉल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। अब है पालमू में विद्रोह का प्रसार। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर यानी दोनों भाई थे ने पालमू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चरो खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। आगे चकला के भवानी सख्त राय के नेतृत्व में 26 सितंबर 1857 के चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। आगे हैं विद्रोह ने 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चरों राजा चूड़ामन राम राय की विधवा से 4 तोप छीन ली। आगे विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान शाहपुर थाना एवं लोस्थलीगंज थाना के साथ साथ जैनपुरगढ़ पर भी भीषण हमला किया, परंतु जैनपुरगढ़ का रघुवर दयाल सिंह इस हमले से बचने में सफल रहा। नीलांबर पीताम्बर नामक 2 भाइयों ने पालमू में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे हैं विद्रोह की खबर मिलने पर 5 नवंबर 1857 लेफ्टिनेंट ग्रहम एक सैन्य दल का साथ लेस्टिनीगंज तथा 7 नवंबर 1857 को चैनपुर पहुंचा, परंतु विद्रोहियों के द्वारा घेरे जाने के बाद ग्रहम वहां से जान बचाकर भाग गया। विद्रोहियों ने इसके बाद रामगढ़, राकगढ़ एवं 27 नवंबर 1857 को बंगाल कोल कंपनी के राजहारा कोयला खान पर धावा बोल दिया। विद्रोहियों के प्रभाव बढ़ने पर लेफ्टिनेंट ग्रहम की सहायता के लिए 8 दिसंबर 1857 के मेजर कार्टर के नेतृत्व में एक सैन्य दल को सहरसा से शाहपुर
भेजा गया, जहां मेजर कार्टर ने एक विद्रोह नेता देवी वक्स राय की गिरफ्तारी कर लिया। आगे रांची के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर लेक ग्रहम की सहायता हेतु एक अन्य टुकड़ी के साथ मेजर मैकडोनेल पाल्मू पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोहियों का पाल्मू किला से भागना पड़ा। 3 फरवरी 1858 को कमिश्नर डाल्टन खुद पाल्मू आया तथा 6 फरवरी 1858 को वापस लौटा। डाल्टन के आदेश पर विभिन्न स्थानों जिनके पाल्मू किला, लेस्लीगंज, हरमांड गांव, बाघमारा घाटी आदि से विद्रोह को खदेड़ने पर जोर दिया। नवंबर 1858 के सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहों की संख्या 1000 से अधिक हो गई, जिसके बाद विद्रोह ने पाल्मू पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। आगे जनवरी 1859 तक विद्रोहियों ने पुनः पाल्मू पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके लिए विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। लेफ्टिनेंट सहायता के लिए जनवरी 1859 में कैप्टन नेसन को भेजा गया, जिसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई प्रारंभ की गई तथा इसमें चोरों जागीरदारों का भी सहयोग दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप भोक्ता प्रदेश से नीलांबर पीताम्बर को भागना पड़ा। चोरों भागीदारों द्वारा अंग्रेजों के साथ देने के कारण भोक्ता कमजोर पड़ने लगे, जिसके फायदा उठाकर अंग्रेजों ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने का भरपूर प्रयास किया। साथ ही इसके पकड़ने पर जागीर व इनाम देने का घोषणा की गई। अंग्रेजों ने एक गुप्तचर की सूचना पर नीलांबर पीताम्बर को एक गुप्त स्थान पर भोजन करते समय चारों ओर से घेर लिया तथा उन्हें आत्मसमर्पण हेतु विवश कर दिया। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज यानी पाल्मू में एक आम के पेड़ पर फांसी दी गई। इसको भी याद रखिएगा। अब है अन्य तथ्य। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज की सहायता करने वाले राजाओं, जमींदारों आदि को पुरस्कृत किया गया। इनमें नागवंशी राजा जगन्नाथ सहदेव पांडे, गणपत राय को पकड़वाने वाले विश्वनाथ दुबे तथा नारायण शाही, जगतपाल सिंह यानी पोठरिया, जनक सिंह, शिवचरण राय जो रावगढ़ के रहने वाले थे, कुंवर भिखारी सिंह जो मनिका के थे आदि प्रमुख थे। अंग्रेजों की सहायता हेतु कुशन दयाल सिंह रंका तथा रघुवर दयाल सिंह जो चैनपुर के रहने वाले थे को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। आगे हैं अंग्रेजी सेना में शामिल कुछ भारतीय सैनिकों को उनके सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जिनमें सूबेदार शेख कचपोड़ी, हवलदार आरजू एवं नायक तार सिंह प्रमुख थे। इन तीनों चतरा की लड़ाई में शामिल थे। लेफ्टिनेंट डॉट एवं सार्जेंट डायनन को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए छोटा नागपुर के कोल, संथाल आदि लोगों को सेना में शामिल किया गया। रामगढ़ बटालियन में गोरखा एवं सिखों के साथ साथ दूसांधों की भी भर्ती की जाने लगी। अब है 1857 के विद्रोह का प्रारंभ। प्रमुख स्थान रोहनी, ये 12 जून 1857 को हुआ था। हजारीबाग 30 जुलाई 1857 को विद्रोह की आरंभ की तिथि है। ये इसके नेतृत्व में माधव सिंह व नादिर अली के नेतृत्व में हुआ था। रांची 2 अगस्त 1857 में हुआ था। डरोंडा जो रांची में है। मानभूम 5 अगस्त 1857 को संथाल द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। सिंहभूम 3 सितंबर 1857 ये अर्जुन सिंह के द्वारा। और पाल्मू सितंबर 1857 ये नीलांबर पीताम्बर के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। अब झारखंड महावी आंदोलन
शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में महावी आंदोलन का प्रसार किया था। झारखंड के राजमहल में महावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने महावी आंदोलन का प्रचार किया। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल के महावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अब है झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। पहले हैं देवघर। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। देवघर में सिलेर बाड़ी नामक मकान में 1908 के अलीपुर बम कांड से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुपकर रहते थे तथा इस मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था, यानी बम बनाने के लिए यहाँ पर होगा। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वरिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण घन संघ गोल्डन लिंग नामक संस्था का गठन किया गया था। झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के प्राचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। आगे वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। आगे देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजस चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल सिम्मद सिंह एवं वेदनाथ विश्वास को रोड्डा आमर्स केस में अभियुक्त बनाया गया तथा यह कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी का दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। अब है रांची में क्रांतिकारी के नेतृत्व में गणेश चंद्र घोष ने किया था। बंगाल से लगातार क्रांतिकारी के रांची आगमन होता रहता था। हावड़ा के उल्लर मठ के सचिंद्र कुमार सेन इस दौरान डोरांडा आकर अपने पिता के पास ठहरे थे। आगे नवंबर 1913 में हेमंत कुमार बोस यानी अंग्रेजी के संधिगत रांची आकर P.N. बोस के घर रुके थे। अब हजारीबाग। निर्मल चंद्र बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंभे पर आवार स्वीधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। ये पर्चे 24 परागना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। गिरिडीह के मनोरंजन गुहा यानी कि उपनाम ठाकुरदा था तथा दुमका के महेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग के जतीन बाघा कहा जाता था। राम विनोद सिंह को 14 सितंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ हजारीबाग में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। अब है सिंहभूम। ढाका के मैन सिंह तथा कलकत्ता से कई क्रांतिकारी आकर सिंहभूम के जमदेशपुर एवं चाईबासा में छुपते थे तथा क्रांति का गुप्त प्रसार करते थे। 1908 में टाटा कंपनी की कर्मचारी गिरिनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्तरंजित क्रांति से ही भारत में मुक्त किया जा सकता है। इनको भाई अमरनाथ मुखर्जी भी क्रांतिकारी की गतिविधियों में शामिल थे। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल दुर्गादास बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय आदि का संबंध टाटा कंपनी से है। सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद सिंहभूम के सोनुहा ग्राम में रहने लगे तथा बाद में हजारीबाग चले गए। आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने हेतु उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।
आगे हैं काकुरी कांड के मुख्य आरोपी असफाउल्ला खां कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व ज्योति पंत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भी कुछ दिनों तक छुपने हेतु झारखंड में शरण ली थी। आगे छोटा नागपुर क्षेत्र डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी व बसावन सिंह से नेतृत्व में 1931-32 के आसपास भी क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था। बिहार के गया में राजनीतिक डकैती के मामले में गिरफ्तार 18 क्रांतिकारियों में डॉलगंज के परमंत नाथ मुखर्जी तथा गणेश प्रसाद वर्मा भी शामिल थे। आगे महात्मा गांधी के झारखंड आगमन। महात्मा गांधी झारखंड आगमन 1917 से 1940 के बीच रहा। महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए। इनमें से गांधी जी झारखंड की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध चंपारण आंदोलन से है। गांधी जी पहली बार 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। गांधी जी अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पहली बार गांधी जी को 29 मई 1917 को सरकार की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें 4 जून को बिहार ओडिशा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर अलवर्ट गेट से मिलने हेतु आग्रह किया गया था। इसके अतिरिक्त श्याम कृष्ण शाह ने भी 1917 में गांधी जी के रांची को आने का निमंत्रण दिया। आगे इन्हीं संदर्भों में 3 जून 1917 को ब्रिज किशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहायक के घर पर ही रुके। 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए। 4 जून से 6 जून तक 3 दिन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट से उनकी वार्ता चली तथा 7 जून को वे पटना लौट गया। इस दौरान गांधी जी श्यामकृष्ण सहाय के घर पर रुके थे। आगे हैं चंपारण आंदोलन के सिलसिले में दूसरी बार गांधी जी 5 जुलाई को मोतिहारी से चलकर 7 जुलाई को दूसरी बार रांची पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य 11 जुलाई 1917 को चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेना था। बैठक संपन्न होने के बाद गांधी जी 13 जुलाई को 3 मोतिहारी लौट गए, यानी पुनः मोतिहारी लौट गए। आगे चंपारण आंदोलन के सिलसिले में तीसरी बार 18 सितंबर को पूना से चलकर 22 सितंबर 1917 को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पुनः रांची पहुंचे। इस बार उन्होंने ब्रज किशोर प्रसाद को भी रांची बुला लिया। इस संदर्भ में 23 सितंबर को रांची के पते से मगल लाल गांधी को लिखा एक पत्र भी मिला। 24 सितंबर 1917 को रांची में चंपारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया गया। गांधी जी 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक में शामिल हुए, जिसमें चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई। आगे 3 अक्टूबर 1917 को गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए अपनी एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया तथा 4 अक्टूबर 1917 को गांधी जी चंपारण हेतु निकल गया। आगे चंपारण आंदोलन के सिलसिले में चौथी बार असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी 1920 में रांची आए थे। इस दौरान वह भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। गांधी जी की उपस्थिति में ही यह इसी धर्मशाला के बाद विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई थी। इस दौरान गांधी जी टाना भगतों से भी मिले, जिसके बाद टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिशु बन गए। आगे हैं गांधी जी के 5वीं बार झारखंड का आगमन। गांधी जी 5 फरवरी 1921 में पहली बार धनबाद आए
तथा यहाँ से झरिया गए। गांधी जी के इस दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था। झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए। आगे हैं गांधी जी के छठी बार झारखंड का आगमन। 8 अगस्त 1925 गांधी जी एफ एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आए। गांधी जी की इस यात्रा का उद्देश्य टाटा प्रबंधन एवं मजदूर यूनियन के बीच 1921 में चल रहे हड़ताल के कारण उत्पन्न तनाव के मामले में समझौता करना था। जमशेदपुर में आर.डी. टाटा ने गांधी जी के भव्य स्वागत किया तथा इस प्रस्ताव के दौरान गांधी जी डायरेक्टर्स बंगला में रुके। इस दौरान जमशेदपुर की एक सभा में देशबंधु समृद्धि कोष हेतु गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किए गए। गांधी जी 1934 में दूसरी बार तथा 1940 में तीसरी बार जमशेदपुर आए थे। आगे हैं गांधी जी का 7वीं बार झारखंड का आगमन। 15 सितंबर 1925 को गांधी जी पहली बार पुरुलिया के चक्रधरपुर आए तथा यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय में जाकर छात्रों को संबोधित किया। 1934 में दूसरी बार चक्रधर की यात्रा की। चक्रधरपुर की चाईबासा में खूटी होते हुए गांधी जी 16 सितंबर 1925 को रांची पहुंच गए। रांची जाने के क्रम में गांधी जी चाईबासा में हो आदिवासियों से तथा खूटी में मंडुआओं से बातचीत की। गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 को संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 1,000 रुपये की थैली भेंट मिली। इस सभा का बाद गांधी जी योगदान सत्संग ब्रह्मचार्य विद्यालय भी गए। 1 मई 1934 को दूसरी बार योगदान सत्संग विद्यालय गए थे। गांधी जी का टाना भक्तों के मुलाकात व प्रभाव। 1925 के 25 रांची दौरे के गांधी जी से मिलने बड़ी संख्या में झारखंड की विभिन्न क्षेत्रों से टाना भगत रांची आए। गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित होकर टाना भक्तों ने अहिंसा के व्रत लेकर आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी की थी। टाना भक्तों ने अंग्रेजों की जमीन का लगान देना बंद कर दिया था, जिसके बाद इनकी जमीन नीलाम कर दी गई। टाना भगत गांधी टोपी पहनते थे तथा हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। टाना भगत ने कांग्रेस के कई अधिवेशनों में भाग लिया था। नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बन पाने के कारण इन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया था। 1928 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगत का सप्ताह का पैदल यात्रा करके कलकत्ता पहुंचे थे। कारण अंग्रेजों ने इसके कलकत्ता जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यह डेलीगेट व्यवस्था के कारण गांधी जी से मिलने से असफल हो गए। इसके बाद उन्होंने एक उपाय निकाला और जोर जोर से गांधी जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम और नारे लगाने लगे, जिन्हें विश्वास था कि गांधी जी इनकी आवाज़ सुनकर उन्हें जरूर मिलेंगे। कुछ लोग द्वारा इस प्रकार नारे लगाने की सूचना गांधी जी को दी गई, जिसके बाद गांधी जी ने इनके लिए निःशुल्क पास भेजकर टाना भक्तों का अधिवेशन में शामिल कराया। आगे रांची के बाद गांधी जी रामगढ़ होते हुए 18 सितंबर 1925 को हजारीबाग पहुंचे तथा यहाँ करजन ग्राउंड यानी वर्तमान नाम वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक सभा का आयोजित किया। सभा में गांधी जी को 1300 रुपये का एक थैली भेंट की गई। 19 सितंबर 1925 को गांधी जी ने हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। हजारीबाग में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी जी ट्रेन से पटना के लिए रवाना हो गया। ट्रेन से पटना जाने के क्रम में ट्रेन जब
कोडरमा स्टेशन पर रुकी तो हजारों लोगों की भीड़ गांधी जी को दर्शनार्थ खड़ी थी। जहां होरिल राम नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 350 रुपये का एक थैला भेंट की। आगे गांधी जी का 18वीं बार झारखंड का आगमन। 8वीं बार 3 अक्टूबर 1925 को भागलपुर से बांका होते हुए पहली बार देवघर की यात्रा पर आए। यहाँ गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी इस यात्रा के दौरान देवघर में सेठ गोवर्धन दास के मकान पर में रुके थे। इस दौर में गांधी जी कुछ समय के लिए नौलखा मंदिर का पास स्थित कोलकाता निवासी हरगोविंद डालिमिया के मकान में भी रहे। कोलकाता उच्च न्यायालय के सॉलिसिटर कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव में गए। रिखिया गांव में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा निर्मित आश्रम भी थे। 7 अक्टूबर 1925 को देवघर से खड़गड़िया जाते समय गांधी जी गिरडीह भी पहुंचे थे, जहां गांधी जी ने एक सार्वजनिक सभा तथा महिलाओं का एक सभा को संबोधित किया। 8 अक्टूबर 1925 को गांधी जी गिरिडीह से मधुपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन के पास ही गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। मधुपुर में गांधी जी चंपा कोठी में ठहरे थे। यहां गांधी जी ने मधुपुर नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन किया। पुराने भवन का उद्घाटन 1909 में हुआ था। इस भवन के दरवाजे पर चांदी का ताला लगा था, जिसे गांधी जी ने चांदी की चाबी से खोला। 1925 को अपनी देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने यंग इंडिया में देवघर के पांडवों और देवघर के परंपरा की तारीफ की। गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यह छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं। आगे है गांधी जी का 9वीं बार झारखंड का आगमन। 11 फरवरी 1927 को अंग्रेजी ने डाल्टनगंज मोदी नगर की यात्रा की। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ काशी से रेलगाड़ी द्वारा यहाँ आए थे। यहाँ शिवाजी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा के बाद गांधी जी मरवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी गए। यहाँ के लोग ने गांधी जी को 525 रुपये एकत्र करके दिया। डाल्टनगंज के दौरे के बाद गांधी जी धनबाद व झरिया के लिए रवाना हो गया। डाल्टनगंज के सभा के बाद गांधी जी 12 फरवरी 1927 को दूसरी बार धनबाद पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने खादी की दुकानों पर जाकर खादी की बिक्री का जायजा लिया। 12 जनवरी 1927 को ही शाम में झरिया में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने खादी की कम बिक्री पर निराशा जाहिर की। 13 जनवरी 1927 को गांधी जी कतरास आ गए, जहां एक विशाल पंडाल में गांधी जी का सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांधी जी ने यहां महिलाओं को एक सभा को भी संबोधित किया। आगे गांधी जी का 10वीं बार झारखंड का आगमन। 1934 में गांधी जी ने छोटा नागपुर का बड़ा व लंबी दौर किया। 26 अप्रैल 1934 को गांधी जी दूसरी बार देवघर आए। यहाँ जसीडीह स्टेशन पहुंचने पर ही गांधी जी की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कार के शीशे टूट गए, परंतु गांधी जी स्वयंसेवकों ने बचा लिया। गांधी जी पर इस हमले की पूरी देश में कड़ी निंदा की गई। 28 अप्रैल 1934 में गांधी जी ने गोमिया के कारमांडा गांव के गोविंदांड मैदान में एक सभा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी गांधी जी को सुनने आए थे। इस सभा के आयोजन में होपन मांझी का प्रमुख योगदान था। सभा के बाद गांधी जी होपन मांझी के घर भी गए। होपन मांझी को 23 अगस्त 1930 को 2000 रुपये जुर्माना नहीं चुकाने के बाद हजारीबाग जेल में 1 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी, परंतु हजारीबाग की उपायुक्त के अनुशंसा पर उसे सजा से पूर्व ही रिहा कर दिया गया था।
आगे गोमिया की सभा के बाद गांधी जी ने 28 अप्रैल 1934 को ही बोर्मो में एक सभा एवं महिलाओं की एक बैठक को भी संबोधित किया। यहाँ से गांधी जी कतरासगढ़ होते हुए झरिया चले गए। यहाँ गांधी जी ने एक सभा को संबोधित किया तथा हरिजन कल्याण घोष हेतु लोगों से सहयोग मांगा। रात्रि में गांधी जी ने झरिया में ही विश्राम किया। 19 अप्रैल 1934 में गांधी जी ने जमाडोबा कोलियारी में टाटा कोलियारी विकर्ष एवं हरिजन विकर्ष को संबोधित किया तथा पुरुलिया व झालदा होते हुए रांची आए। यहाँ यात्रा के दौरान 1 मई 1934 को गांधी जी दूसरी बार रांची स्थित योगदा उत्संग ब्रह्मचारी विद्यालय भी गए। 1 मई को गांधी जी ने स्वराजवादी नेताओं के साथ बैठक किया। इस बैठक में चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुण आसफ अली, सरोजिनी नायडू, भूलाभाई देसाई, जवाना लाल आजाद आदि ने भाग लिया। 3 मई 1934 में गांधी जी ने रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किया। 9 मई 1934 को गांधी जी रांची से कार द्वारा चक्रधरपुर होते हुए जमशेदपुर यानी उद्देश्य हरिजन आंदोलन के लिए रवाना हो गया। लेकिन इस यात्रा के दौरान चक्रधरपुर के पास गांधी जी का कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वह बाल बच गए। इस दुर्घटना के बावजूद गांधी जी ने 4 मई 1934 को चक्रधरपुर जाकर रेलवे कर्मचारियों का एक सभा एवं महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। आगे गांधी जी का 11वीं बार झारखंड का आगमन। गांधी जी 1940 ईस्वी में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन से भाग लेने हेतु रामगढ़ आए। वे 12 मार्च 1940 को सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च को रामगढ़ पहुंचे। 14 मार्च को रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया। रामगढ़ अधिवेशन के बीच में ही 19 मार्च को गांधी जी कार द्वारा रांची आ गए। यहाँ टक्कर भवन और हरिजनों आदिवासियों के लिए एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। गांधी जी इस दौरान रांची के निवारणपुर में अवस्थित वीरान बाबू से मिलने भी गए। यहाँ गांधी जी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। शाम में गांधी जी पुनः रामगढ़ लौट गए। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति पर गांधी जी 21 मार्च 1940 को जमशेदपुर चले गए। इस दौरान जमशेदपुर में वे गांधी जी मोदी के घर जहांगीर मोदी के घर पर रुके थे। जमशेदपुर में गांधी जी वर्धा के लिए रवाना हो गया। यहाँ उनकी अंतिम झारखंड यात्रा थी। नोट में दिया हुआ है, गांधी जी महात्मा गांधी के विभिन्न झारखंड यात्राओं से संबंधित तथ्यों को एक विवरण हेतु अनुज कुमार सिन्हा की पुस्तक महात्मा गांधी झारखंड यात्रा, महात्मा गांधी की विभिन्न पत्राओं, समाचार पत्र एवं सरकारी दस्तावेजों का स्रोत के रूप में उपयोग किया गया है। अब है झारखंड में रॉलेट एक्ट का विरोध यानी 1919। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिडनी रॉलेट रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पारित किया, जिसका पूरा देश भर में व्यापक विरोध किया गया। झारखंड में इस कानून का विरोध किया गया। रांची में बारदेश्वर शाह एवं गुलाब तिवारी ने इस कानून के विरोध सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 6 अप्रैल 1919 को पालमू के जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे ने 6 छात्रों के साथ उपवास भी रखा। झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना, जो 1919 से लेकर 1920 तक था। 1919 ईस्वी में पालमू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना विदेश्वरी पाठक और भगवत पांडे ने की थी। 1920 ईस्वी में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी की गठन किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक और झारखंड। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। असहयोग
यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती है, वह स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। 1920 में झारखंड में भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी पुनः झारखंड आए। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक आदि प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने भी झारखंड की यात्रा की तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन ने टाना भक्तों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी गांधी जी द्वारा कोटि प्रशंसा की गई। इस दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया, जिसके बाद उनकी जमीन नीलाम कर दी गई। पहाड़िया जनजाति भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनके नेतृत्व जाबरा पहाड़िया ने किया। जाबरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर उन्हें सश्रम कारावास की सजा दी गई तथा इनके घर को कुर्क कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, पालमू व लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र रांची था, लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी पालमू, हजारीबाग, सिंहभूम आदि में इस दौरान लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान रांची एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में आदिवासी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे 1921 में रांची में आयोजित वार्षिक पिजरापोल समारोह में भोलानाथ वमन, अब्दुल रज्जाक, पद्मराज जैन आदि ने भाषण दिया। इस आंदोलन के दौरान रांची एवं लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। अब है पालमू के आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई। ऐसा करने को 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। इस धनी सिंह खरवार को पालमू का राजा घोषित कर दिया गया। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में आदिवासी का एक विशाल जुलूस डाल्टनगंज पहुंचा, जिसे लाठी चार्ज करके खदेड़ दिया गया। इसी दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को C.S. एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज यानी पालमू में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मजहरुल हक, अब्दुल बारी जी इमाम, हसर आरजू, चंद्रवंशी सहाय एवं कृष्ण प्रसन्न सेन आदि ने भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान पालमू कांग्रेस के द्वारा डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक विदेश्वरी पाठक को बनाया गया। इस आंदोलन के दौरान पालमू में शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी। अब है हजारीबाग। इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई तथा रामनारायण सिंह के साथ साथ कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। हजारीबाग में आंदोलन के व्यापक होने पर आंदोलन के नेता बजरंग शाह, कृष्ण बल्लभ सहाय, शालिग्राम सिंह, त्रिवेणी प्रसाद एवं सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वीं अधिवेशन 5-6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह आदि ने संबोधित किया। आगे इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में 5 से 9 फरवरी के बीच कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं का अध्यक्ष B.G. साठे यानी 5 फरवरी, प्रभाष चंद्र मित्र यानी 6 फरवरी के भट्ट 8 फरवरी तथा अब्दुल गनी 9 फरवरी ने की। इस दौरान 8 मार्च को जमशेदपुर को गोलमुरी मैदान में एवं 9 मार्च को चाईबासा में जनसभा का आयोजन किया गया।
15 मार्च 1921 में पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया। जून 1921 में मजरूल हक का आगमन चक्रधरपुर में हुआ। अब है अन्य तथ्य। पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया। ये सब क्वेश्चन जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज के अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। आगे असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन यानी 37वां अधिवेशन से लौटकर रांची के पीसी मित्रा एवं देवकी प्रसाद ने तिलक स्वराज घोष हेतु धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 के बीच राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया गया। 1 मई से 18 अगस्त 1923 के बीच राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा हेतु आयोजित नागपुर झंडा सत्याग्रह में बड़ी संख्या में झारखंड के टाना भगत ने भी भाग लिया। अब है स्वराज पाटिका और झारखंड। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था। 1923 ईस्वी में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण बल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी की प्रतिनिधित्व चुना गया। कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। सोनार सिंह परखवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। 1923 ईस्वी में रामेश्वर लाल को दक्षिणी संथाल परगना में स्वराज पार्टी की प्रतिनिधित्व चुना गया। अब है खादी आंदोलन और झारखंड। झारखंड क्षेत्र में विधायक नीलकांत चटर्जी ने 1924 में बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा। सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 में ईस्वी में विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था। झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु सरला देवी के नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया था। जमशेदपुर में टम्पल नामक अंग्रेज द्वारा खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया था। आगे साइमन कमीशन दिसंबर 1928 ईस्वी में झारखंड आया था। 1928 में श्याम कृष्ण सहायक की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। रांची में साइमन कमीशन के मजबूती के साथ विरोध किया गया था। श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। पालमू निवासी कहोड़ पांडे के नेतृत्व में भी रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था। हजारीबाग में देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। 1928 में छोटा नागपुर उन्नत समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन के मांग पत्र सौंपा गया था। श्याम कृष्ण सहायक के नेतृत्व में झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसको भी देखते चलिएगा। अब है मजदूर आंदोलन और झारखंड। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूर द्वारा भी अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकलने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, जिसकी झलक झारखंड राज्य में भी दृष्टिगत होती है। इस क्रम में 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे S.N. हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। वर्ष 1920-22 से 1925 तथा 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स तथा अन्य कई मिलों में व्यापक हड़ताल किया गया।
1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने मजदूरों तथा मिल प्रबंधक के बीच समझौता कराने में अग्रणी भूमिका अदा की। 18 अगस्त 1928 सुभाष चंद्र बोस का जमशेदपुर आगमन हुआ तथा 20 अगस्त 1928 को उन्होंने जमशेदपुर टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। वे 9 वर्षों तक इस यूनियन के अध्यक्ष पद पर रहे। सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ही 12 सितंबर को टाटा यूनियन के मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ली तथा कंपनी के प्रबंधक और मजदूरों के बीच समझौता संभव हो पाया। आगे हैं 18 से 20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस समय M.N. जोशी इस यूनियन का महासचिव थे। 1929 ईस्वी में जमशेदपुर स्थित गोलमुर के एक टीन प्लेट कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल की थी। यह हड़ताल 1938 ईस्वी में समाप्त हुई। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1938 ईस्वी में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की थी। तो ये टाटा वर्कर्स एसोसिएशन का स्थापना 1920 में की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और झारखंड। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्रम में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी से सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित पूर्ण संविधानता प्रस्ताव के आलोक में पूरा देश में संविधानता दिवस मनाया गया। झारखंड में भी पूरी उल्लास के साथ संविधानता दिवस का आयोजन किया गया। झारखंड के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लिया। गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ नमक आंदोलन में भी झारखंड के लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर भाग लिया तथा 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लोगों लगभग 50 स्थानों पर नमक बनाया गया। झारखंड के सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था, लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी हजारीबाग, पालमू, सिंहभूम, संथाल परगना आदि में इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो पहले उसमें है रांची में तरुण संघ द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा ने रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इस कार्यक्रम के आयोजन तरुण संघ नामक संगठन द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के दौरान रांची व उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। 8 अप्रैल 1930 को चूटिया में नगर मल मोदी के अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे P.C. मित्रा व देवकी नंदन लाल समेत कई व्यक्तियों ने संबोधित किया। 10 अप्रैल 1930 को रांची में 1000 से अधिक लोगों की तथा हिनू ने 100 बंगाली महिलाओं की सभा का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल में छात्राओं ने विद्यालय का बहिष्कार किया तथा 16 अप्रैल 1930 को बुंडू में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। आगे हैं 17 अप्रैल 1930 को सिल्ली में तथा 18 अप्रैल 1930 को कुंडू में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। कुंडू में सभा में सरस्वती देवी एवं मीरा देवी ने भाषण भी दिया। 3 अप्रैल 1930 को रांची बार एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विदेशी वस्तुओं में बहिष्कार की एवं खादी के उपयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। 4 मई 1930 को माडर में महादेव स्वर्णकार ने गिरफ्तारी दी तथा
12 मई 1930 को पी.सी. मित्रा, नगर मल, मोदी व देवकी नंदन लाल और 31 मई 1930 को रविंद्र चंद्र व रामधनी दुबे को गिरफ्तारी किया गया। 2 जून 1930 को लगभग 8 टाना भक्तों ने रांची में एक जुलूस निकाला, जिसके बाद 8 टाना भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातें मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शन के आयोजन किया, जिसके तहत स्वदेशी सप्ताह यानी कि सितंबर 1930 में तथा जोहार सप्ताह नवंबर 1930 में मनाया गया। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होने के बाद 3 मार्च 1932 को रांची तरुण संघ नामक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे हैं 27 जुलाई 1932 को नगरमाला मोदी, बुल्ले साहू व ख्वाजा निसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान भी महात्मा गांधी रांची आए थे। अब है हजारीबाग। हजारीबाग भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता दर्ज की थी। 26 जनवरी 1930 को हजारीबाग में लाठीचार्ज होने के बावजूद कृष्ण बल्लभ शाह ने कचहरी पर झंडा फहराया था। झारखंड में कृष्ण बल्लभ शाह ने भी हजारीबाग में खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष के कारावास का सजा मिली। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह के सीताराम दुबे, चक्र सिंह, मथुरा प्रसाद, सरस्वती देवी, मीरा देवी आदि ने भाग लिया। सरस्वती देवी हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थी। अब आगे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई पुरुषों के साथ सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया। सितंबर 1930 तक हजारीबाग के 137 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बगम माड़े यानी कि बगम मांझी जिसको कहा जाता है के नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सभागति दर्ज की। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष मोनीपुरी को केदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इसी क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन्यासी ने भी हजारीबाग जेल में रहकर कारगर नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत कातकर कपड़ा तैयार किया था। आगे हैं सिंहभूम। नमक सत्याग्रह के नेतृत्व जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी तथा पालमू में सोनपुर सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर में कांग्रेस ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपने विरोध प्रकट किया, जिसे जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व हरिसिंह हरिहर महतो तथा लाल बाबू का कर रहे थे। इन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 16 नवंबर को जमशेदपुर को कोलमुरी मैदान में झंडा फहराकर जौहर दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया तथा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 19 नवंबर 1930 को गोलमुरी में 3000 लोगों के एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। आगे भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को दी गई फांसी के विरोध में 5 मार्च 1931 में जमशेदपुर में हड़ताल किया गया।
आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरा चरण के शुरू होने के बाद महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 जनवरी 1932 को गोलमुरी में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में 500 से अधिक महिला पुरुष ने भाग लिया। सभा की समाप्ति के बाद कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 जनवरी 1930 को जी महती के घर से स्वाधीनता दिवस से संबंधित एक पर्चा मिलने के बाद 4 लोगों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1930 को लोगों ने गोलमुरी मैदान में झंडा फहराने के प्रयास किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आगे हैं पालमू। पालमू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सोनार सिंह खरवार ने नमक या सत्याग्रह के नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गिरफ्तार के खबर मिलने पर डाल्टनगंज एवं गढ़वा में 8 मई 1930 को तथा लताहार में 11 मई 1930 को लोगों ने हड़ताल की। आगे हैं डाल्टनगंज में अंग्रेज कांग्रेस के दफ्तर बंद करवाने में सरकार की मदद करने हेतु भोलानाथ सिंह नामक व्यक्ति को सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया। वे 1938 में संथाल परगना आए थे। आगे संथाल परगना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में संथाल परगना में सेलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संथाल परगना के कांग्रेस नेता शिशु भूषण राय को इस आंदोलन के सिलसिले में मुंगेर जाने के बाद वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ हैं अन्य तथ्य। इस आंदोलन के दौरान झारखंड में चौकीदारी कर न देने हेतु आंदोलन चलाया गया, जिसके नेतृत्व निम्न लोग किए थे: J.L. साव, सीताराम दुबे, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, सरस्वती देवी, चमन लाल था। आगे हैं 1935 से 1939 के बीच झारखंड में प्रमुख गतिविधियां। 1935 में पारित भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर को जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर शासन प्रबंधन हेतु अधिक अधिकार प्रदान किए गए। 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से अलग कर दिया गया तथा उसे छोटा नागपुर के कुछ हिस्से जैसे गंगापुर क्षेत्र आदि को भी मिलाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जनवरी 1937 में झारखंड में स्थित क्षेत्रीय विधायिका हेतु चुनाव कराए गए। इसमें आदिवासियों हेतु 6 सीट सुरक्षित थे। इस चुनाव के कांग्रेस छोटा नागपुर उन्नति समाज एवं किसान सभा ने भाग लिया, परंतु कांग्रेस के उम्मीदवारों की ही जीत हुई। इन चुनावों में इग्नेस ब्रेक बेनिफिस लकड़ा तथा देवेंद्र प्रसाद समता 3 आदिवासियों को सामान्य सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इग्नेस बेक दिल्ली के संघीय विधायिका के, जबकि बेनिफिस लकड़ा पटना के प्रांतीय विधानसभा के सदस्य बने। 30 मई 1938 को रांची में छोटा नागपुर उन्नत समाज की वार्षिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें छोटा नागपुर उन्नत समाज के अलावा किसान सभा छोटा नागपुर, कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो मल्लुल मारंग सभा की एकीकरण करके छोटा नागपुर स्थल परागना आदिवासी सभा का गठन किया गया। 1939 में इसे गठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर आदिवासी सभा कर दिया गया। इस संस्था का गठन दिकुओं के खिलाफ संघर्ष करने हेतु आदिवासियों के लिए पृथक राज्य की स्थापना के उद्देश्य के साथ किया गया था। 1939 ईस्वी में गंगापुर क्षेत्र यानी कि 1936 में इसे छोटा नागपुर से उड़ीसा में शामिल कर लिया गया था। में भू बंदोबस्त कानून व माल गुजारी बढ़ाने के खिलाफ निर्मल मुंडा नामक आदिवासी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया।
आगे हैं निर्मल मुंडा के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1939 को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रायबोग थाना अंतर्गत आमोका सिमको गांव में आदिवासी का एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। गंगापुर के पॉलिटिकल एजेंट के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक द्वारा इस जनसमूह पर जलियांवाला बाग का तर्ज पर गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 65 आदिवासियों की मौत हो गई तथा 90 से अधिक लोग जख्मी हो गई। इस घटना के सिमको हत्याकांड या दूसरी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड के विरुद्ध छोटा नागपुर में भी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। आगे हैं कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन झारखंड के रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इस अधिवेशन के बाद 1941-45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ, जिसके कारण मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही लगातार 6 वर्ष तक आज़ादी से पूर्व लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अधिवेशन के दौरान रामगढ़ के कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर तथा सभा स्थल का नाम मजहर उल हक के नाम पर रखा गया था। इस अधिवेशन से पूर्व गांधी जी द्वारा 14 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया। 15-18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। 17 से 19 मार्च तक कांग्रेस विषयक निर्वाचनी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के पहले दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इन अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुमोदन जी.बी. कृपलानी द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव को 27 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 14 संशोधन को वापस ले लिया गया तथा 13 संशोधन भारी बहुमत से गिर गया। आगे स्वागत भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन जी.बी. कृपलानी द्वारा किया गया। अधिवेशन को महात्मा गांधी ने भी संबोधित किया तथा अपने संबोधन में उन्होंने रचनात्मक, क्रियात्मक एवं अहिंसात्मक संघर्ष पर बल दिया। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया तथा वायस के मताधिकार पर आधारित निर्वाचित संविधान सभा द्वारा देश के संविधान निर्माण पर बल दिया गया। इस अधिवेशन में भाग लेने हेतु राज्य के विभिन्न भागों से टाना भगत पैदल चलकर रामगढ़ गए थे तथा उन्हें महात्मा गांधी 400 रुपये की थैली का भेंट दी थी। सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तित्व अध्यक्ष जो था ये मौलाना अब्दुल कलाम था। स्वागत समिति का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वागत समिति का अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह एवं डॉक्टर सैयद मोहम्मद था। स्वागत समिति एवं महासचिव का अध्यक्ष जो था वो श्री अनुराग नारायण सिंह था। स्वागत समिति का पदाधिकारी श्री अंबिका कांत सिंह था। प्रचार पदाधिकारी श्री ज्ञानचंद्र सोधी और प्रमुख स्वयं सेविका जो था सरला देवी, कुमार इंद्रमती जुनांज, कुमारी तारा पटवर्धन, कुमारी प्रेमा भंटक, भियोजे भटवारक, ये सब था। आगे हैं सम्मेलन। इस सम्मेलन में अन्य प्रमुख लोग भागीदारी की। इनके प्रमुख योगदान इस प्रकार से था। बिजली का प्रबंध गाया कार्टन सिल्स द्वारा किया गया था। अभियंत्रण का कार्य रामजी प्रसाद वर्मा द्वारा। खाजी प्रदर्शन का आयोजन लक्ष्मी नारायण द्वारा।
बिहार का प्राचीन धरोहर पर आधारित स्मारक का विवरण, जयचंद्र विलांकर द्वारा बिहार के ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित चित्रवाली का वितरण, जिसका चित्रांकन ईश्वर प्रसाद वर्मा द्वारा किया गया था। अब है झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रह तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे चुने गए। इस सत्याग्रह के दौरान कई लोगों को झारखंड में गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर में माइकल जॉन के साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जयशंकर नारायण, बसवन सिंह एवं विश्वनाथ बनर्जी ने जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया गया। इस सभा के बाद जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब है इस सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना महादेवी केजरीवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी जो था, ने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, परंतु उपायुक्त उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का आदेश जारी किया। आगे भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। झारखंड में भी भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन, जुलूस, प्रदर्शन, आवागमन व संचार साधनों को बाधा पहुंचाने जैसी गतिविधियां संचालित की गई। अब है रांची। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची हड़ताल रखा गया तथा 10 अगस्त 1942 को नारायण चंद्र लोहरी के रांची में गिरफ्तार कर लिया। 14 अगस्त 1942 को रांची जिला स्कूल के पास जुलूस निकाल रहे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके अतिरिक्त रांची के प्रमुख नेता जानकी बाबू, गणपत खंडेलवाल, मथुरा प्रसाद समेत कई नेताओं का भी गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त 1942 को रांची में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंग्रेज सैनिक ने खदेड़ दिया तथा जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष विश्वनारायण मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अगस्त 1942 को टाना भक्तों ने विशनपुर के निकट एक थाने को जला दिया। 22 अगस्त 1942 को राहों में हड़ताल आयोजित किया गया तथा इटकी व टांगरबसली के बीच रेल पटरी को लोगों ने उखाड़ दिया। अंग्रेजों ने 22 अगस्त को पीसी मित्रा को गिरफ्तार कर लिया। 22 अगस्त 1942 को रांची की बिजली काट दी गई तथा 30 अगस्त 1942 को बालकृष्ण विद्यालय के रजिस्टर जला दिया गया। इस आंदोलन के दौरान नवंबर 1942 तक रांची में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विमल दास गुप्ता, केशव दास गुप्त, सत्यदेव शाह, किशोर भगत आदि शामिल थे। आंदोलन के दौरान लोहरदगा के नदिया उच्च विद्यालय में छात्रों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था तथा गुमला में हड़ताल का आयोजन व जुलूस प्रदर्शन किया गया। आगे हैं हजारीबाग। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में ही 10 अगस्त 1942 को हजारीबाग के नेता राम नारायण सिंह व सुखलाल सिंह के बंदी बना लिया गया। इन दोनों का हजारीबाग जेल में रखा गया था। 11 अगस्त को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में ही एक जुलूस निकाला गया। सरस्वती देवी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आगे हैं इस आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी को लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों ने 12 अगस्त 1942 को हजारीबाग के भागलपुर जेल ले जाने
जाते समय धावा बोलकर उन्हें पुलिस के हिरासत से मुक्त कर लिया, परंतु 14 अगस्त 1942 को एक जनसभा को संबोधित करने दौरान पुनः गिरफ्तार की गई। 14 अगस्त को हजारीबाग के उपरांत कार्यालय पर ये यूनियन जैक उतराकर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामनंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह तथा योगेंद्र शुक्ल के साथ फरार हो गए। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण व उनके साथियों के फरार होने के बाद जेल में बंद राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय तथा सुखलाल सिंह को भागलपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। अब है पालमू। 10 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया। 11 अगस्त 1942 को लोगों ने पालमू के जुलूस निकाला तथा जापला मजदूर संघ के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जापला में मजदूरों ने हड़ताल रखी। 13 अगस्त 1942 को पालमू में छात्रों के एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके बाद नंदलाल प्रसाद व दशरथ राम समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 अगस्त 1942 को डाल्टनगंज डाकघर के निकट तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद तोड़फोड़ में शामिल कई लोगों की गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अगस्त 1942 को लातेहार में एक जुलूस निकाला गया तथा डाल्टनगंज में विष्णु प्रसाद एवं गनोरी सिंह को 1 वर्ष की सजा दी गई। 19 अगस्त 1942 को लेस्थलीगंज थाने में कई लोगों ने धनुष प्रसाद सिंह नेतृत्व में पहुंचकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद धनुष प्रसाद सिंह के साथ कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान अक्टूबर 1942 तक पालमू के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने व्यापक स्तर पर उत्पाद मचाया, जिसके बाद कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पालमू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा उन्होंने मजदूरों को एवं किसानों को संगठित किया। आगे हैं सिंहभूम। 10 अगस्त 1942 को जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल रखा गया। 14 एवं 16 अगस्त को चक्रधरपुर एवं चाईबासा में ही हड़ताल का आयोजन किया गया। 15 अगस्त 1942 को जमशेदपुर के प्रमुख नेता M.K. घोष, N.N. बनर्जी, त्रेता सिंह सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 अगस्त को यहां M.D. मदन के गिरफ्तार किया गया। 30 अगस्त 1942 को रात को कई लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसके विरोध में 31 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। रामनंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाही ने जमशेदपुर में विद्रोह किया तथा इन्होंने जमशेदपुर में 60 सदस्यों का एक इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने कई लोगों व विद्रोह करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया। आगे 3 से 11 सितंबर 1942 तक रामचंद्र पलिवाल तथा नेयर के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने हड़ताल की। 15 सितंबर 1942 को मुसाबनी में से C.P. राजू, कमलानंद व ब्रिटेन सहित कई मजदूर नेता को भी बंदी बना लिया गया। 17 सितंबर 1942 को घाटशिला में मद्रासी व उड़िया मजदूरों द्वारा जुलूस निकाला गया। आगे हैं मानभूम। 9 अगस्त 1942 को मानभूम क्षेत्र के नेता विभूति भूषण दासगुप्त, वीर राघवचारी तथा पूर्णनंदू भूषण मुखर्जी के गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 अगस्त 1942 को P.C. बोस, बैजनाथ प्रसाद व मुकुटधारी सिंह समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
13 अगस्त 1942 को अतुल चंद्र घोष तथा 16 अगस्त 1942 को समरेंद्र मोहन राय सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन, सभाओं का आयोजन, जुलूस प्रदर्शन, यातायात व संचार साधनों को अवरुद्ध करने जैसे गतिविधियां आंदोलनकारियों द्वारा की गई। सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने हेतु कतरास, झारिया व धनबाद के कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। आगे संथाल परागना। 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। पुलिस ने इन्हें भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार करके भागलपुर केंद्र कारागार में भेज दिया। 13 अगस्त को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 13-14 अगस्त 1942 को आंदोलनकारियों ने विभिन्न स्थानों पर आवागमन व संचार साधनों को नष्ट कर दिया तथा सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत मोतीलाल नेहरू, केजरीवाल, रामजीवन व हेमंत सिंह सहित कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस आंदोलन के दौरान देवघर के सरवन व आंदोलनकारियों द्वारा समांतर सरकार बनाई गई। दुमका में जबवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। दुमका में कृष्ण प्रसाद ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया तथा इनके नेतृत्व में यह पहाड़िया जत्थर का गठन किया गया। यह पहाड़िया जत्था 5 भागों में विभाजित था। आगे 21 अगस्त 1942 को गोड्डा जेल से लगभग 60 कैदी भाग गए। इस आंदोलन के दौरान प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आदिवासियों को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया। उन्होंने गोड्डा, पाकुड़ व दुमका के बीच स्थित पागपारा को अपना मुख्यालय बनाया। आगे प्रफुल्ल चंद्र पटनायक से प्रभावित होकर एक परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य बादलमल पहाड़िया नामक एक युवा इस आंदोलन में शामिल हो गया। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा गोड्डा जेल में दी गई यातनाओं के कारण उन्हें मृत्यु हो गई। आगे हैं 25 अगस्त 1942 को संथाल एवं पहाड़िया जनजातियों ने अलुवेरा स्थित डाक बंगाल तथा वन विभाग एवं के भवनों को जला दिया गया, जिसके बाद सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर सैनिकों को भेजा गया। 26 अगस्त 1942 को देवघर में आंदोलनकारी सरफित लाल को गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार ने प्रफुल्ल चंद्र पटनायक और उनके 3 साथियों के ऊपर 200 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 7 नवंबर 1942 को प्रफुल्ल चंद्र पटनायक को गिरफ्तार करके अगले दिन राजमहल जेल भेज दिया गया। इन्हें 16 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। इस आंदोलन के दौरान संथाल परगना में लगभग 900 लोगों का गिरफ्तार किया गया था। इस आंदोलन के दौरान हरिराम गुटगुनिया ने देवघर से साइक्लोस्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस आंदोलन के दौरान वाचस्पति त्रिपाठी गिरफ्तार होने वाला संभवतः अंतिम नेता थे। उनकी गिरफ्तारी 22 अगस्त 1943 को की गई थी। अब है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान झारखंड में प्रमुख महिलाएं। सरस्वती देवी, ये इसका हजारीबाग क्षेत्र से था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन, गतिविधियों एवं उनके तथ्य। आंदोलन के दौरान जेल गई अविभाजित विहार में जेल जाने वाली यह प्रथम महिला है। गिरफ्तार की गई तथा 6 माह का कारावास मिला।
हजारीबाग में जुलूस के नेतृत्व किया और जेल गई। इन्होंने 1928 ईस्वी में के.बी. सहायक के साथ मिलकर पर्दा तथा प्रथा तथा विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया गया था। सरस्वती देवी हजारीबाग महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। आगे हैं सरला देवी। सरला देवी ये हजारीबाग से था। ये असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने 16वीं बिहार छात्र सम्मेलन यानी कि 5-6 अक्टूबर 1921 की अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल गई थी। साधना देवी ये हजारीबाग क्षेत्र से था। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 माह हेतु जेल गई है। मीरा देवी हजारीबाग क्षेत्र से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गई थी। सेलबाला राय ये संथाल परगना क्षेत्र से था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। संथाल परगना क्षेत्र में आंदोलन के नेतृत्व किया था। महादेवी केजरीवाल ये संथाल परगना क्षेत्र से था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। दुमका में सत्याग्रह किया। मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी थी ये। आगे हैं प्रमा देवी व चंपावती देवी ये संथाल परगना क्षेत्र से था। ये भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व किया था। 14 अगस्त 1942 को दुमका में जुलूस का नेतृत्व किया हुआ गिरफ्तार की गई। बिरजी देवी या बिरजी मिर्धा यह संथाल परगना से था। यह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 19 अगस्त 1942 को पुलिस ने गोली मार दी। हरिहर मित्रा की पत्नी थी ये। राजेश्वरी मिश्रा दास ये पालमू क्षेत्र से था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किया। पालमू में जपला सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर के नेतृत्व किया तथा अंग्रेज ने भारत रक्षा कानून के तहत इन पर कार्रवाई की। आगे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त रचना गीतांजलि ने झारखंड की संस्कृति एवं प्राकृतिक पृष्ठभूमि का भी चित्रण किया गया। साथ ही इस पुस्तक के कुछ हिस्से की रचना रांची में की गई थी। समग्र देश के साथ साथ झारखंड में भी रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध किया गया। झारखंड में उसके गुलाब वितरण ने नेतृत्व प्रदान किया। कृष्ण वल्लभ सहायक को 1923 ईस्वी में प्रत्यंत लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय आंदोलन के 2 प्रमुख नेता विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे तथा कृष्ण वल्लभ शाह जो 1963 से 67 तक बिहार के मंत्री थे को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जामताड़ा में लाल हेम्ब्रम द्वारा संथालियों के नेतृत्व किया गया। इस दौरान नरहिंस राय द्वारा खून और आंसू नामक कैम्पलेट जारी किया गया था। आगे है मानभूम झारखंड सत्याग्रह। 6 से 13 अप्रैल 1945 को राष्ट्रीय सत्याग्रह सप्ताह घोषित किया गया। मानभूम में कांग्रेस के नेता अतुल चंद्र घोष को राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान कांग्रेस झंडा फहराने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने झंडा सत्याग्रह शुरू किया। इसी प्रकार मई 1945 में कांग्रेस झंडा फहराने का आरोप लगाकर 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश को देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।